अदिति इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। छवि जरा वो कलश सीधा करो। सरला अदिति की आरती उतारती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है और अदिति मुस्कुराते हुए घर के अंदर कदम रखती है। पूरा परिवार अदिति के स्वागत में मगन है। तभी पीछे से नीरज की आवाज सुनाई देती है जो सबको चौंका देती है। नीरज के साथ रश्मि खड़ी है जिसके गले में फूलों की माला है और मांग में सिंदूर। माँ, क्या आप अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश नहीं करवाओगी? सरला जैसे ही पलट कर देखती है उनके हाथ से आरती की थाली छूटते छूटते बचती है। वो गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या तमाशा है नीरज? ये लड़की कौन है और तुम दोनों के गले में ये हार क्यों है? मेरा सिर चकरा रहा है, कोई मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है। माँ, मैंने शादी कर ली है। ये रश्मि है, आपकी छोटी बहू। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और आज हमने कानूनन शादी कर ली। लव मैरिज? तुमने लव मैरिज कर ली और हमें बताया तक नहीं? आज तुम्हारे बड़े भाई की शादी के दिन तुमने ये नीच हरकत की। तुमने मेरे अरमानों का खून कर दिया नीरज। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह बिना पूछे किसी को घर ले आएगा। माँ, वो दरअसल हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या दरअसल? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया तुमने। ये लड़की इस घर की बहू कभी नहीं हो सकती। माँ, प्लीज रिलैक्स, शांत हो जाइए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जो होना था वो तो हो गया। नीरज ने गलती की है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब तो वो शादी कर चुका है। जाने दो ना, उसे घर के बाहर खड़ा रखना क्या सही होगा? आरव सही कह रहा है सरला। अगर हम बाहर सड़क पर इस तरह तमाशा करेंगे तो हमारे अपने ही घर का मजाक बनेगा। लोग बातें बनाएंगे। जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। नीरज की पत्नी का भी गृह प्रवेश करवा दो, यही बेहतर है। मैं नहीं करवाऊंगी इसका गृह प्रवेश। जिसे जो लगता है कर ले। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। सरला गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। तब हिमेश छवि से कहता है, छवि बेटा, तुम जाओ। अपनी माँ की जगह तुम ही रश्मि की आरती उतारो और उनका गृह प्रवेश करो। आज का दिन खुशियों का होना चाहिए था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छवि भारी मन से रश्मि की आरती उतारती और उसे अंदर ले आती है। तब हिमेश कहता है, आरव, तुम अदिति को लेकर अपने कमरे में जाओ और नीरज, तुम भी रश्मि को अंदर ले जाओ। तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। अदिति और आरव अपने कमरे में चले जाते हैं। अदिति चुप है, वो समझ नहीं पा रही कि उसके ससुराल में ये क्या हो रहा है। उधर रश्मि नीरज के साथ कमरे में जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। अगला दिन होता है। घर में मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी चल रही है। सरला अभी भी नाराज है, लेकिन लोक लाज के डर से वो रस्म निभाने को तैयार है। वो छवि को अपने पास बुलाती है और उसे कुछ पुराने गहने देकर कहती है, छवि, ये लो, ये कपड़े और ये पुश्तैनी हार मैंने अदिति के लिए रखे थे। ये मुंह दिखाई की रस्म के लिए हैं। जाओ और उसे दे आओ, वो इसे पहनकर तैयार हो जाएगी। जी माँ, मैं अभी देकर आती हूँ। भाभी इसमें बहुत सुंदर लगेंगी। छवि अदिति के कमरे में जाती है और अदिति को वो हार और कपड़े देती है। थोड़ी देर बाद अदिति लाल जोड़े और भारी हार में बाहर आती है। उसकी सुंदरता देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। अदिति बेटा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये हार तुम पर बहुत फब रहा है। सच में भाभी, आप बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लग रही हैं। तभी रश्मि भी तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। उसने भी चमक धमक वाले कपड़े पहने हैं, लेकिन उसके गले में कोई कीमती हार नहीं है। वो सरला के पास आती है और उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहती है, माँ जी, आपने अदिति भाभी को इतना सुंदर पुश्तैनी हार दिया। क्या आपने मेरे लिए भी कोई पुश्तैनी हार रखा होगा? लव मैरिज करने वालों के लिए मेरे घर में कुछ नहीं है रश्मि। जो कुछ भी मान सम्मान और पुश्तैनी चीजें हैं वो सिर्फ अरेंज मैरिज वाली बहू के लिए है, जिसे मैं चुनकर लाई हूँ। ये सुनकर रश्मि का चेहरा उतर जाता है। उसे बहुत अपमानित महसूस होता है। वो अपनी आंसू रोकती हुई वापस अपने कमरे की तरफ भागती है। नीरज उसके पीछे जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। रश्मि, प्लीज दुखी मत हो। माँ का गुस्सा बस क्षणिक है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें भी उतना ही प्यार देंगे जितना अदिति भाभी को। तुम चिंता मत करो, बस तैयार हो जाओ। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। लोग आते ही होंगे। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। थोड़ी देर बाद रश्मि तैयार होकर बाहर आती है। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। अड़ोस पड़ोस की औरतें आती हैं और दोनों बहुओं को देखती हैं। लोग अदिति और रश्मि दोनों की तारीफ कर रहे हैं। तभी माला कहती है, वाह सरला, तुम्हारी दोनों बहुएं तो बड़ी प्यारी हैं। घर की रौनक बढ़ गई है। रस्म चल ही रही होती है कि अचानक अदिति का चेहरा पीला पड़ने लगता है। उसे बेचैनी महसूस होती है और वो अपना पेट पकड़ लेती है। अचानक उसे तेज उबकाई आती है और वो अपना मुंह ढककर बाथरूम की तरफ भागती है। उसको लगता है कि शायद उसे घबराहट हो रही है, लेकिन रश्मि की नजर उस पर जमी हुई है। अदिति बाहर आती है और दोबारा सोफे पर बैठती है, लेकिन उसे फिर से उल्टियां होने लगती हैं। औरतों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है।
हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? शादी को अभी एक दिन ही हुआ और बड़ी बहू को इस तरह उल्टियाँ हो रही हैं। हाँ बहन, जिस तरह से उल्टियाँ कर रही है उस तरह की उल्टियाँ तो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होती हैं। शादी के अगले ही दिन कोई इतना बीमार कैसे हो सकता है? इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है? रश्मि ये सारी बातें सुन लेती है। उसके दिमाग में एक शंख की घंटी बजती है। वो सोचने लगती है, ओ माय गॉड, शादी के अगले ही दिन अरेंज मैरिज वाली बहू निकली प्रेग्नेंट। अब तो क्या होगा? मुंह दिखाई की रस्म जैसे तैसे खत्म होती है और लोग चले जाते हैं। सरला भी थककर अपने कमरे में चली जाती है। तभी रश्मि सरला के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात हमारे घर की इज्जत से जुड़ी है। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? जल्दी बोलो, मुझे आराम करना है। माँ जी, जो औरतें आई थी मुंह दिखाई के लिए वो कह रही थी कि अरेंज मैरिज वाली बहू यानी अदिति भाभी प्रेग्नेंट है और मैंने खुद उन्हें आज कई बार उल्टियाँ करते हुए देखा है। शादी के अगले ही दिन ये सब होना क्या आपको अजीब नहीं लगता? ये तुम क्या बकवास कर रही हो रश्मि? शर्म नहीं आती अपनी जेठानी पर ऐसा कीचड़ उछालते हुए? तुमने खुद लव मैरिज करी है, इसीलिए तुम अरेंज मैरिज वाली बहू को नीचा दिखाना चाहती हो? जाओ यहाँ से और आइंदा ऐसी गंदी बात मत करना। माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे शक है इसीलिए कह रही हूँ। रश्मि की बात सुनकर सरला छवि को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, छवि, जाओ अपनी अदिति भाभी को बुला कर लाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छवि अदिति को लेकर आती है। अदिति अभी भी थोड़ी कमजोर लग रही है। अदिति, ये तुम्हारी देवरानी कह रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो। औरतों ने बाहर कुछ बातें की हैं तुम्हारी उल्टियों को लेकर, क्या ये सच है? क्या शादी के अगले ही दिन तुम प्रेग्नेंट निकली? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला शादी के अगले दिन कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? वो तो मुझे सुबह से गैस और एसिडिटी की समस्या हो गई थी। शायद नई जगह का खान पान मुझे सूट नहीं किया, इसीलिए उल्टियाँ हो रही थी। सुन लिया तुमने? अच्छे से सुन लिया ना? मेरी बहू को गैस की समस्या है और तुम उसे प्रेगनेंसी का नाम दे रही हो। अब जाओ यहाँ से और आज के बाद ऐसी फालतू और घटिया बातें मेरे सामने मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। रश्मि वहां से चली जाती है, लेकिन उसका शक कम नहीं होता। उसे लगता है कि अदिति कुछ छुपा रही है। अगली सुबह रश्मि उठकर किचन की तरफ जाती है। वो देखती है कि अदिति वहां पहले से ही मौजूद है और चोरी छुपे जार से अचार निकालकर खा रही है। ये देखकर रश्मि कहती है, जेठानी जी, आप सुबह सुबह खाली पेट अचार खा रही हैं? अरे रश्मि, तुम कब आई? हाँ, वो मुझे अचार बहुत पसंद है ना, इसीलिए बस थोड़ा सा चख रही थी। अचार पसंद होना अलग बात है, लेकिन जिस तरह से आप उसे खा रही थी वो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही देखा जाता है। क्या वाकई जो मैंने माँ जी से कहा था वो गलत था? तुम बहुत ज्यादा सोचती हो रश्मि। आओ ना, साथ मिलकर नाश्ता बना लेते हैं। माँ जी उठने ही वाली होंगी। दोनों साथ में खाना बनाने लगती हैं। तभी सरला वहां आती है और कहती है, रश्मि, यहाँ खड़े होकर बातें मत बनाओ। जाओ जाकर बाड़े में जितने कपड़े हैं वो सारे धो लो और कपड़े धोने के बाद पूरे घर की साफ सफाई कर लेना। मेरी बहन आने वाली है, घर चमकना चाहिए। माँ जी, मैं पहले अदिति भाभी के साथ खाना बनवा लेती हूँ, फिर कपड़े धो लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, खाना बड़ी बहू बना लेगी, वो एक्सपर्ट है। ऐसा कहकर सरला रश्मि को रसोई से हटा देती है। रश्मि गुस्से में कपड़े धोने चली जाती है। अदिति शांति से खाना बनाती और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद अदिति खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और अदिति सरला से पूछती है, माँ जी, क्या मैं रश्मि को भी बुला लूं? वो सुबह से कपड़े धो रही है, थक गई होगी। तुम रहने दो बेटा, तुम बैठो। छवि, जा जरा उस महारानी को बुला कर ला। छवि बाहर जाती है जहां रश्मि पसीने में तर कपड़े धो रही है। छवि कहती है, भाभी बस कीजिए, माँ बुला रही है, खाना लग गया है। बस थोड़ी देर में आती हूँ छवि, कपड़े धुल गए हैं, बस इन्हें फैला देती हूँ। रश्मि धुले हुए कपड़े छत पर ले जाकर फैलाती है और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आती है। वो देखती है कि सरला अदिति को बड़े प्यार से अपने हाथों से निवाला खिला रही है और कह रही है, बहू तुम थोड़ा ज्यादा खाओ, तुम कल बीमार थी ना, शरीर में कमजोरी आ गई होगी। लो ये सब्जी और लो। ये देखकर रश्मि मन ही मन सोचती है, जेठानी जी, पर कितना प्यार लुटाया जा रहा है और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार। ये भेदभाव सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की। रश्मि ऐसा सोच ही रही थी कि तभी नीरज कहता है, रश्मि आओ, तुम भी बैठ जाओ और खाना खा लो। रश्मि भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरला सभी लोगों से कहती है, आज मोहल्ले में हमारे पड़ोसी के जन्मदिन का प्रोग्राम है, उन्होंने हमें सपरिवार बुलाया है। अदिति बेटा, तुम तैयार हो जाओ, हम सब चलेंगे। माँ जी, क्या मैं भी तैयार हो जाऊं? हाँ हो जाओ, अब मुझसे क्या पूछ रही हो? क्या तुमने शादी मुझसे पूछ कर की थी? जो मर्जी आए करो। यह सुनकर रश्मि को बहुत बुरा लगता है। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में तैयार होने जाती हैं। अदिति आरव से कहती है, आरव, मुझे लगता है माँ जी को रश्मि पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो भी तो इस घर की बहू है। गलती सबसे होती है, लेकिन उसे इस तरह नजरअंदाज करना सही नहीं है।
हाँ अदिति, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं माँ से बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो तुम तैयार हो जाओ। अदिति तैयार हो जाती है, तब आरव उसे देखकर कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो अदिति। अगर तुम कहो तो फंक्शन के बाद हम तुम्हारे मायके भी घुमाते हैं। काफी दिन हो गए तुम्हें वहां गए हुए। नहीं आरव, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर वाले कितना गुस्सा हैं। शादी के बाद जिस तरह की बातें हुई, वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, अभी रहने दो। दूसरी तरफ रश्मि तैयार होकर आईने के सामने खड़ी नीरज से कहती है, नीरज, माँ जी अदिति भाभी को कितना चाहती हैं, उनसे कितने प्यार से बात करती हैं, लेकिन मेरे साथ उनका व्यवहार इतना रूखा है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या मैं कभी उनका दिल जीत पाऊंगी? रश्मि, हमने लव मैरिज की है, इसीलिए ऐसा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि घर वाले इसके कितने खिलाफ हैं, लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं माँ से बात करूंगा, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। और सुनो, अगर तुम कहो तो पार्टी से लौटते समय हम तुम्हारे मायके चलेंगे। तुम अपने घर वालों से मिल लेना। मैं किस मुंह से अपने मायके वालों से मिलूंगी नीरज? उस हादसे के बाद से तो शायद वो मेरा चेहरा भी देखना पसंद ना करें। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं बाहर आती हैं। छवि उन्हें देखकर कहती है, भाभी, आज तो आप दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे किसी की। अच्छा, तारीफ ही करती रहोगी या आप चलोगी भी? देर हो रही है। सब लोग पार्टी में पहुंचते हैं। मोहल्ले की औरतें उन्हें देखकर खुसर फुसर करने लगती हैं। अरे सरला तो कहती थी कि वो कभी लव मैरिज वाली बहू नहीं लाएगी, पर बच्चों के आगे किसकी चलती है। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो अपनी लव मैरिज वाली बहू को ज्यादा नहीं चाहती, सारा प्यार अरेंज मैरिज वाली पर ही लुटाती है। इधर सरला अदिति से कहती है, चलो अदिति बहू, वो सामने वाली टेबल खाली है, वहीं बैठकर खाना खाएंगे। सब लोग एक गोल मेज के चारों तरफ बैठ जाते हैं। वेटर खाना लेकर आता है, तब सरला कहती है, अरे भाई सुनो, मेरी बड़ी बहू अदिति को आइसक्रीम बहुत पसंद है, उसके लिए वनीला आइसक्रीम ले आना। माँ जी, मुझे पेस्ट्री बहुत पसंद है, क्या मेरे लिए पेस्ट्री का भी बोलेंगी? सरला चुप रहती है, जैसे उन्होंने सुना ही ना हो। अरे क्यों नहीं बेटा, भाई एक पेस्ट्री भी ले आना इनके लिए। थोड़ी देर बाद वेटर आइसक्रीम और पेस्ट्री ला देता है। सभी लोग खाना खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन रश्मि अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है कि वो आरव और अदिति के कमरे के बाहर रुक जाती है। आरव अदिति से धीरे धीरे बात कर रहा है। अदिति, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पर आरव, अगर किसी को पता चला तो? अरे कुछ नहीं होगा, पिछले महीने तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, इस बार भी सब ठीक होगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम निकलते हैं। रश्मि ये सुनकर दंग रह जाती है। उसका शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो अपने कमरे में वापस आती है और अपने आप से कहती है, डॉक्टर के पास और पिछले महीने की रिपोर्ट, इसका मतलब अदिति भाभी पक्का प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हैं। तभी आरव सरला के पास जाता है और कहता है, माँ, मैं अदिति को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। उसकी तबीयत कल रात से ठीक नहीं लग रही है। ठीक है बेटा, जाओ, बहू का ध्यान रखना। आरव और अदिति डॉक्टर के पास चले जाते हैं। शाम को जब वो वापस आते हैं तो रश्मि अदिति के कमरे में उसका हालचाल पूछने जाती है तो देखती है कि उसके पैरों में हल्की सूजन है। वो सोफे पर बैठकर अपने पैरों में बाम लगा रही है। तभी रश्मि उससे कहती है, अरे जेठानी जी, आपके पैरों में ये सूजन कैसी? बस थकान की वजह से सूजन आ गई है। वो दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी छवि वहां आती है और कहती है, अदिति भाभी, माँ ने कहा है कि आज खाने में रायता, कढ़ी और चावल बना लो। ठीक है छवि, मैं अभी बना देती हूँ। आओ रश्मि, हम मिलकर खाना बनाते हैं। आप जाइए जेठानी जी, मुझे कुछ काम है, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। अदिति किचन में चली जाती है और छवि भी वहां से अदिति के साथ ही चली जाती है। उनके जाने के बाद रश्मि अदिति के कमरे की तलाशी लेने लगती है। वो यहाँ वहां कुछ ढूंढने लगती है। अचानक उसकी नजर बिस्तर के नीचे दबी एक फाइल पर पड़ती है। वो फाइल निकालती है और उसे खोलकर देखती है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने आप से कहती है, तो ये बात है। रश्मि फाइल वापस वहीं रख देती है और चुपचाप किचन में आ जाती है। वो अदिति के साथ खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर दोनों बहुएं खाना टेबल पर लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए सरला कहती है, कल मेरी बहन आ रही है और अदिति उसके लिए सारा खाना बनाएगी और रश्मि तुम घर की साफ सफाई करोगी। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रश्मि भी खाना अच्छा बनाती है। मुझे मत सिखाओ नीरज, जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। सरला की बात सुनकर नीरज चुप हो जाता है। अगले दिन एक तरफ अदिति रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी तो दूसरी तरफ रश्मि घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक रश्मि को अदिति के उल्टी करने की आवाज आती है। रश्मि दौड़कर सिंक के पास जाती है और अदिति से कहती है, जेठानी जी, आपको बार बार उल्टियां क्यों हो रही हैं? क्या सचमुच आपको गैस की समस्या है या बात कुछ और ही है? रश्मि, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो पूरे परिवार को अंधेरे में रख रहे हैं। तभी सरला वहां आ जाती है और गुस्से से रश्मि से कहती है,
रश्मि, मैंने तुम्हें सफाई के लिए कहा था, तुम यहाँ अदिति को क्यों परेशान कर रही हो? माँ जी, मैं कुछ नहीं कह रही, बस भाभी की तबीयत पूछ रही थी। देखिए ना उनका चेहरा कितना पीला पड़ गया है। अरे हाँ अदिति बेटा, तुम जाओ, जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, बाकी का काम छवि देख लेगी। तुम सवेरे से खड़ी हो, थकान हो गई होगी। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर जैसा महसूस हुआ था। मैं अभी खाना बना लेती हूँ, मौसी जी आने ही वाली होंगी। ऐसा कहकर अदिति किचन में चली जाती है। दोपहर का समय होता है। सरला की बहन और उनके कुछ रिश्तेदार घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद अदिति सभी के लिए खाना परोसती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और खाने की तारीफ करते हैं। वाह सरला, तेरी बड़ी बहू के हाथ में तो जादू है। इतना स्वाद तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। सच में तू बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे ऐसी गुणवान बहू मिली। हाँ बहन, अदिति तो मेरे घर की शान है। मैंने बहुत सोच समझकर इसे चुना था। संस्कार तो इसके खून में है। संस्कार या फिर चालाकी, आज तो इस नाटक का अंत करना ही पड़ेगा। माँ जी का अंधा विश्वास अब टूटना चाहिए। रश्मि, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या हुआ? नीरज की बात सुनकर रश्मि खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे हैं। अदिति चाय लेकर आती है और जैसे वो चाय की ट्रे मेज पर रखती है, उसे अचानक बहुत तेज चक्कर आता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि आरव उसे थाम लेता है और कहता है, अदिति क्या हुआ? आंखें खोलो। माँ देखिए इसे क्या हुआ? अरे जल्दी से इसे सोफे पर लिटाओ। छवि, पानी लेकर आ। अदिति बेटा, क्या हुआ तुम्हें? माँ जी, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये चक्कर, ये उल्टियाँ, ये सब कमजोरी नहीं है। अदिति भाभी प्रेग्नेंट है। रश्मि, जुबान को लगाम दो। मेरी बहन के सामने ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो? अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है और तुम ऐसी गंदी अफवाह फैला रही हो। ये अफवाह नहीं है माँ जी, मैं तो पहले ही बता रही थी, पर आपने मुझे लव मैरिज वाली बहू पर भरोसा नहीं किया। आप अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू पर गर्व करती रही, पर देखिए वो शादी के अगले ही दिन प्रेग्नेंट निकली। सरला, ये छोटी बहू क्या कह रही है? क्या वाकई ये सच है? अगर ये सच है तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। नहीं बहन, ये छोटी बहू बस इसे नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल रही है। इसे जलन होती है कि मैं अदिति को ज्यादा प्यार करती हूँ। रश्मि, तुम जानबूझकर इसका बुरा करना चाहती हो, इसीलिए मुझे लव मैरिज वाली लड़कियों पर भरोसा नहीं। तुम लोग घटिया होती हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी पर भी कीचड़ उछाल देती हो। माँ जी, अब बहुत हो गया। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना? रुकिए, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक फाइल लेकर वापस आती है और सभी को दिखाते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, ये अदिति भाभी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। इस पर उनका नाम पढ़ लीजिए और तारीख भी देख लीजिए। ये फाइल उनके बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी। अब बताइए, क्या अब भी मैं घटिया और झूठी हूँ? सरला कांपते हाथों से फाइल लेती है। जैसे वो रिपोर्ट पढ़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फाइल में साफ साफ लिखा है कि अदिति 2 महीने की प्रेग्नेंट है। सरला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो फाइल को मेज पर पटकती है और कहती है, अदिति, ये क्या है? क्या ये सच है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे तुम पर इतना भरोसा था। मैंने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाया और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। माँ जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब बताना चाहती थी। क्या बताओगी अब? कि तुमने शादी से पहले मुंह काला कर लिया था और हमने तुम्हें इतनी धूमधाम से घर की इज्जत बनाकर लाया। धिक्कार है तुम पर। माँ बस कीजिए, इसमें अदिति की कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने किया है। अब समय आ गया है कि मैं आपको पूरा सच बता दूं। आरव गहरी सांस लेता है और बताता है, उस दिन मैं और अदिति कैंटीन में बैठे अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। आरव, मैं पिछले 3 साल से कह रही हूँ कि हम शादी कर लेते। हमारे रिश्ते के बारे में अब घर पर बात करनी चाहिए। अदिति, मैंने कोशिश की थी, पर तुम्हें पता है कि मेरी माँ कितनी सख्त है। वो कभी लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगी। वो हमेशा कहती हैं कि बहू उनके पसंद की ही आएगी। पर आरव, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। यार आरव, एक तरीका है। तेरे घर के पंडित जी और मेरे घर के पंडित जी एक ही हैं। क्यों ना अदिति की फोटो उन पंडित जी को दे दूं और वो रिश्ता लेकर तेरे घर जाएं। माँ को लगेगा कि रिश्ता पंडित जी लाए हैं और वो उसे अरेंज मैरिज समझकर मान जाएंगी। और उसके बाद जो हुआ आप लोग जानते हैं। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। तुम आज तक मेरी नजरों में इतनी अच्छी थी अदिति, पर अब तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। तुमने मेरे विश्वास का कत्ल किया है। तुमसे तो अच्छी है लव मैरिज वाली बहू रश्मि है, जिसने कम से कम सच तो नहीं छुपाया। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम मेरे लिए मर गई हो अदिति। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। रुकिए माँ, अभी आधा सच ही आपको पता चला है। पूरा सच तो अभी भी बाकी है। अब क्या बाकी रह गया नीरज? क्या तुमने भी कोई बम फोड़ना बाकी रखा है? हाँ माँ, अगर आप भाभी को उनके अतीत के लिए सजा दे रही हैं तो मुझे भी सजा दीजिए। रश्मि, तुमने भाभी का राज तो खोल दिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया।
हॉल में जैसे बिजली गिर गई हो, सरला अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। छवि और हिमेश भी सन्न रह जाते हैं। रश्मि भी नीरज की तरफ हैरानी से देखती है। माँ, आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मैं भैया की शादी में क्यों नहीं आया? तो सुनिए। उस दिन जब बारात निकल रही थी, रश्मि का मुझे फोन आया और उसने मुझे मिलने के लिए पार्क में बुलाया। फिर जब मैं उसे मिलने गया तो रश्मि मुझसे बोली, नीरज, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर तुम अब मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है रश्मि, शांत हो जाओ। एक ही तरीका है कि हम अभी लव मैरिज कर लें, पर माँ को ये बात अभी पता नहीं चलनी चाहिए। कब तक छुपाएंगे नीरज? तब तक जब तक तुम माँ का दिल न जीत लो। अगर उन्हें अभी पता चला तो वो तुम्हें घर में कदम भी नहीं रखने देंगी। माँ, इसीलिए हमने ये छुपाया था। और रश्मि, तुम क्या सोच रही थी कि अदिति भाभी को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता था? उन्हें सब पता था। याद है एक दिन तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, उसी दिन मैंने चुपके से भाभी को सब बता दिया था और उनसे मदद मांगी थी। उन्होंने ही मुझे दवाइयां बताई थी और कहा था कि रश्मि का ध्यान रखना। क्या भाभी को सब पता था? हाँ रश्मि, मैंने जब तुम्हारी हालत देखी तो मैं समझ गई थी। मैंने नीरज को समझाया था कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मैं जानती थी कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। हे भगवान, जेठानी जी को सब पता था, फिर भी उन्होंने कभी इस बारे में किसी को नहीं बताया और मैंने उनका सच सबके सामने लाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कितनी स्वार्थी हूँ। तभी सरला गुस्सा होते हुए कहती है, बस बहुत हो गया तुम लोगों का हंगामा, बंद करो ये सब। मेरे घर में ये क्या चल रहा है? मेरी दोनों बहुएं इतनी खराब निकली, किसी ने मेरी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। सरला का गला रुंध जाता है। उन्हें घबराहट होने लगती है। वो जोर जोर से सांस लेने लगती हैं और अचानक अपना सीना पकड़कर सोफे पर गिर जाती हैं। अरे सरला क्या हुआ? अरे नीरज, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। आरव, माँ को पकड़ो। घर में कोहराम मच जाता है। आरव और नीरज सरला को उठाकर उनके बेडरूम में ले जाते हैं और लेटा देते हैं। रश्मि और अदिति दरवाजे पर खड़ी रो रही हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है। वो सरला का चेकअप करता है और बाहर आकर सभी को बताता है, देखिए, इन्हें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हुआ है, जिसकी वजह से इनका बीपी बहुत हाई हो गया था। शुक्र है कि हम लोगों ने समय पर बुला लिया, वरना बीपी हाई होने से कई बार हार्ट अटैक होने का भी खतरा रहता है। इन्हें अभी बिल्कुल शांत रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसी बात न करिएगा जिससे इन्हें दोबारा तनाव हो। डॉक्टर दवाइयां लिखकर चला जाता है। आरव और नीरज कमरे के बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं। नीरज, अब क्या करें? माँ तो किसी भी कीमत पर नहीं समझेगी। उनका गुस्सा जायज है, पर हमारी भी मजबूरी थी। भैया, माँ का दिल बहुत बड़ा है, पर फिलहाल वो बहुत आहत है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो हमें माफ कर दें। आरव, मुझे लगता है हमें अपनी माँ को फोन करना चाहिए। शायद वो माँ जी को समझा सके। हाँ, ये सही रहेगा। हमारी माँओं से बेहतर उन्हें कोई नहीं समझा सकता। अदिति और रश्मि अपने अपने फोन निकालते हैं और अपनी माँओं को कॉल करके घर में बुलाती हैं। कुछ ही घंटों में अदिति की माँ और रश्मि की माँ वहां पहुंच जाती हैं। दोनों अपनी बेटियों को देखकर बहुत गुस्सा होती हैं। अदिति, तूने ये क्या किया? तूने हमारी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया। हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया और तूने ये रास्ता चुना। और रश्मि, तूने तो हमारा सिर शर्मिंदगी से झुका दिया। अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? माँ, प्लीज इन्हें मत डांटिए। जो हुआ उसमें हमारी भी बराबर की गलती है। आप लोग बस माँ को समझाइए। वो अंदर कमरे में है और बहुत बीमार है। दोनों की माएं सरला के कमरे में जाती हैं। सरला आंखें बंद किए लेटी हैं। सरला जी, कैसी हैं आप? देख लिया आप लोगों ने, आपकी बेटियों ने मेरे घर का क्या हाल कर दिया है। सरला जी, बच्चों ने गलती की है, उन्हें माफ कर दीजिए। पर सच कहें तो थोड़ी गलती हमसे और आपसे भी हुई है। हमने अपनी बेटियों को इतना दबा कर रखा कि उन्होंने अपने दिल की बात हमसे नहीं कही, और आपने भी अपने बेटों को इतना डरा कर रखा कि वो आपके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमें अपने बच्चों को गलती करने से रोकने के लिए उनसे दोस्ती भी निभानी पड़ेगी सरला जी। अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो वो ऐसे ही गलत रास्ते चुनेंगे। पर जो दाग लग गया है उसका क्या? दाग धोया जा सकता है सरला जी, पर रिश्ता टूट गया तो कभी नहीं जुड़ेगा। ये दाग कभी नहीं धुल सकता और मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि हमारी बेटियां माफी के लायक नहीं तो हम उन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से लेकर चले जाते, और जब आपका दिल बड़ा हो जाए और आप उन्हें माफ कर पाए तभी आप उन्हें वापस बुला लेना। चलिए, शायद सरला जी को समय चाहिए। अदिति, रश्मि, अपना सामान पैक करो, हम अभी निकल रहे हैं। अदिति और रश्मि रोते हुए अपना सामान समेटने लगती हैं। तब हिमेश सरला से कहता है, सरला, देखो, तुम्हारी बहुएं आज तुम्हारे लिए इस घर को छोड़ने को तैयार है। जो भी हो, लेकिन वो हमारे बेटों के ही तो बच्चों की माँ बनने वाली है ना। क्या तुम वाकई उन्हें इस हाल में घर से निकालना चाहती हो? माँ, ये लोग जैसे भी हैं, लेकिन
हमारे अपने हैं, हमारी खुशी इन्हीं के साथ है। हिमेश और छवि के समझाने के बाद सरला अपनी दोनों बहू से गुस्सा होते हुए कहती है, रुक जाओ तुम दोनों। क्या तुम्हें लगता है कि इस घर से कदम बाहर निकालना इतना आसान है? मेरी परमिशन के बिना अगर इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी मैं, समझी तुम दोनों? माँ जी, आप क्या कह रही? आपने तो कहा था कि आप हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चुप कर पगली, क्या मैं इतनी पत्थर दिल हूँ? तुम दोनों मेरी बहुएं बाद में हो, पहले मेरे बेटों का प्यार हो। और मेरे बेटे, मैं अपने बेटों को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जलन और असुरक्षा में आकर जेठानी जी का सच सबके सामने रख दिया। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। बेटा, जो हुआ सो हुआ। मैंने ही अपनी सोच को इतना गलत बना रखा था कि तुम सबको मुझसे सच बोलने में डर लगा। अगर मैं शुरू से तुम लोगों की दोस्त बनी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जो भी हो, तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो और अब तो इस घर में दो नन्हे नन्हे मेहमान आने वाले हैं। मैं अपनी खुशियों को अपने हाथों से कैसे उजाड़ दूं? माँ, सच में आपने हमें माफ कर दिया। अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतनी जल्दी मान जाएंगी। हाँ आरव, जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं मर गई तो क्या मैं इन यादों के साथ मरना चाहूंगी? नहीं, मैं जीना चाहती हूँ तुम सब के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ। आज के बाद हम सब साथ मिलकर रहेंगे और कोई भेदभाव नहीं होगा। देखा सरला, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तुमने साबित कर दिया कि एक माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। सरला जी, आपने जो बड़प्पन दिखाया उसका कोई मोल नहीं है। हम अपनी बेटियों को आपके भरोसे छोड़कर निश्चिंत होकर जा सकते हैं। सच में आज आपने एक टूटते हुए परिवार को बचा लिया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। माँ, सचमुच मैं बहुत खुश हूँ कि आपने भाभीियों को रोक लिया। आप बहुत अच्छी हो। हाँ, आज मुझे समझ आया कि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, संस्कार और प्यार ही सबसे बड़े होते हैं। मेरी दोनों बहुएं अलग अलग रास्तों से आई हैं, पर दोनों ही इस घर को स्वर्ग बना रही हैं। अब बस इंतजार है उन नन्हे कदमों का जो इस घर की रौनक और बढ़ा देंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। परिवार की नींव विश्वास पर टिकी होती है और आज हमारे परिवार का विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। कहानी का अंत एक सुखद पारिवारिक तस्वीर के साथ होता है, जहां पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा ठहाके लगा रहा है। सरला के चेहरे का संतोष ये बता रहा है कि उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली है, अपने परिवार को एक रखने की जंग।